Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 2070 का स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल आपके 170 क्वेश्चंस हैं। ध्यान से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर पाएंगे। तो डियर एस्पायरेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है 71। ध्यान से पढ़ेंगे और आप भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। जू है, इसके थ्रू कौन सी डिजीज़ नहीं फैलती है? एपिडेमिक, टाइफस, क्यू फीवर, रिफ्लैक्सिंग फीवर या फिर ट्रेंच फीवर। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो क्यू फीवर है ये ह्यूमंस की डिजीज़ है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉक्सियला बर्निटाई नामक बैक्टीरिया से ह्यूमंस में देखने को मिलता है और ये एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होती है, जैसे भेड़, बकरी, इनके थ्रू। और अगर बात करें जू के द्वारा होने वाली डिजीज़ की, तो एपिडेमिक, टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर और ट्रेंच फीवर ये जू के द्वारा होने वाली डिजीज़ हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो जू के द्वारा जो फैलती हैं वो डिजीज़ और एक क्यू फीवर। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है? सीवेज, सुलेज, कचरा या सूखा कचरा। तो ऐसा गंदा वाटर जिसमें सॉलिड एंड इनसोल्यूबल, ठीक है, सेमी इनसोल्यूबल मल प्रेजेंट होता है, तो ऐसे डर्टी वाटर को हम क्या कहते हैं? सीवेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? बहरापन, एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि या फिर अत्यधिक निद्रा। तो ध्वनि प्रदूषण से हमें कौन सी डिजीज़ नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक निद्रा। ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमें क्या ज़्यादा नींद आएगी? नहीं ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना, जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, डेसिबल में मेज़र करते हैं। और WHO के अकॉर्डिंग सोते समय नॉइज़ पोल्यूशन 35 डेसिबल होना चाहिए और डे में नॉर्मली 45 डेसिबल नॉइज़ पोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की साउंड हमारे लिए हार्मफुल होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? एसिडिक रेन से आप क्या समझते हैं? वर्षा के जल की pH का 7.0 से कम होना चाहिए। जो रेनी वाटर है, जो एसिडिक रेनी वाटर है, इसका pH 7.4 से कम होना चाहिए या फिर 5.6 से कम होना चाहिए, या फिर आकाश से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वर्षा होना, या फिर आकाश से सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होना।
तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जब भी हम एसिड रेन की बात करते हैं तो उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसका पीएच 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, करेक्ट होने चाहिए भी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं दिया गया है कि आप दोनों को करेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। जब बारिश वगैरह होती है तो पाउंड में या फिर जो वाटर स्टोर हो जाता है, तो ऐसे स्टोरेज वाटर्स में हमें मॉस्किटो की कौन सी स्पीसीज मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या फिर मॉनसोनाइट्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडीज। एडीज मॉस्किटो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, कंटेंट पीरियड या फिर क्लोरीन की आवश्यकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलमूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। इसमें से किसके थ्रू बीमारी नहीं फैलती है? दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित मिट्टी, दूषित हवा। तो बहुत कॉमन आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरेटोसिस हो जाता है। फ्लोरीन, कैल्शियम, आर्सेनिक या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक की प्रेजेंस के कारण हमें जो है केरेटोसिस और मेलानोसिस नामक डिजीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करें शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है? सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल या फिर सुरभ इंटरनेशनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये आपके करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जीएस, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट था? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, सुलभ इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। तो आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है ना। हम चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद आउटपुट हमें मिलता है, तो ये क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, RAM का विस्तृत रूप क्या है? RAM का आपको फुल फॉर्म बताना है। रेड एक्सिस मेमोरी, रैंडम एक्टिव मेमोरी, रीड एक्टिव मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था जिसे हम रैम कहते हैं, है ना। RAM रैम कह देते, तो इसका रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से। तो मसल कोऑर्डिनेशन
कब लो रहता है मसल कोऑर्डिनेशन? निम्न के नुकसान होने से, हाइपोथैलेमस, प्रामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर सेरिबेलम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम, क्योंकि जो मसल कोऑर्डिनेशन है, मांसपेशियों का समन्वय है, ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो ये हमारे सेरिबेलम के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर कोई डैमेज हुआ सेरिबेलम में तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा मसल कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अल्ना रेडियस से बड़ी है, रेडियस अल्ना से बड़ी है, या रेडियस और अल्ना दोनों की लंबाई समान है, या रेडियम ऊपरी भुजा की अस्थि है? आपके जूलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से आंसर करेंगे। आपके बोनी इंडोस्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है ना, जो कि रेडियस और अल्ना कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे 4 आर्म में प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो जो अल्ना है ये क्या है? रेडियस से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज की बात करें या एट्रियल वॉल की, तो एट्रियल वॉल अगर क्या है, कमज़ोर है, तो उस हिस्से में एक उभार जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस या फिर आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसे हम क्या कहेंगे? एन्यूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन होता है? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ब्रेन के किस पार्ट से सिक्रीट होता है? मस्तिष्क के कोरोइड प्लेक्सस से, मस्तिष्क के वीनस साइनस से, सब एरेक्नॉइड स्पेस से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है ये कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये किससे सिक्रीट होता है? ये हमारे मस्तिष्क के जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं उनसे सिक्रीट होता है। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन हैं एक को छोड़कर, यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। तो ये सभी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। अगर बात करें हम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन की, तो ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। लेकिन अगर मायोसिन की बात करें तो इसका रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सभी हड्डियाँ हाथ में पाई जाती हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी बोन हमारे हैंड में नहीं पाई जाती है। कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल्स बोन, कैल्केनियम बोन और फैलेंजेस। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्केनियम बोन जो है ये हमारे हाथ की बोन नहीं होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पैर के एंकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ पर? एंकल में। चलिए नेक्स्ट, जब उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाए तो यह कहलाती है प्लेन, सैंडल, हिंज या बॉल एवं सॉकेट। कॉन्वेक्स सरफेस अगर कॉनकेव सरफेस से अटैच हो जाए, इसमें फिट बैठ जाए, तो हम ऐसे जॉइंट्स को क्या कहेंगे? हिंज जॉइंट्स। ठीक है, जो कि हमें एल्बो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हमें हिंज जॉइंट्स एल्बो में और एंकल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच होता है, ह्यूमन ब्लड पीएच आपसे पूछा गया है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपसे अब क्या पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, आर्टरियस ब्लड का पीएच पूछा जा सकता है, और आपसे वेनस ब्लड का पीएच पूछा जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली ब्लड का पीएच कितना है सभी को पता है ना। तो आपसे अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका बहुत ओल्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना। और अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है और हर बार लेवल इंक्रीज होता है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना है। तो अगर हम बात करें आर्टरीज का, जो हमारी आर्टरी होती है, तो आर्टरीज का ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। लेकिन जो वेनस ब्लड का पीएच है, ये इसका पीएच ज़्यादा होता है, हाईली पीएच है इसका, और इसका पीएच होता है 7.36। तो याद रखना, जो हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो करता है उसका पीएच 7.36 होता है, और जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो करता है उसका पीएच 7.4 होता है। तो जनरली हम लोग आर्टरी का ही ब्लड पीएच बताते हैं 7.4, और आपको यह भी याद रखना है। क्लियर, क्योंकि ब्लड कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा किया जाता है, ग्लाइऑक्सीसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सभी जानते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनली है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आउटर लेयर को, इसके पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, और इसी इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ क्रिस्टी, है ना। इसी इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए क्रिस्टी किसका पार्ट है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग पार्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो याद रखना आप, प्लाज्मिड और डबल स्ट्रैंडेड जो सर्कुलर डीएनए है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से मानी जाती है। क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप अच्छे से याद रखना। अगर आपसे कभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पूछा जाए, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का रोल होता है, और ये दोनों ही ऑर्गेनलीज डबल मेम्ब्रेनस हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों कैसी हैं, डबल मेम्ब्रेनस। ग्लाइऑक्सीसोम, लाइसोसोम ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कार्य लीवर का है, कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पित्त रस का गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, या फिर कोलिस्टोकाइनिन का स्राव करना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है कौन, लीवर। अगर बात करें कोलेसिस्टोकाइनिन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन को लीवर सिक्रीट नहीं करता है, ये पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, और ये लीवर को स्टिमुलेट करता है अदर फंक्शंस के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, अग्न्याशयी रस का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है, इंटेरोकाइनेज, कोलेसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजेन, सिक्रेटिन।
तो जो पैंक्रियाटिक जूस हैं इनका जो सिक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है, कौन से स्टिमुलेट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे हम CCK भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर थाइमस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका थाइमस ग्लैंड का डिजनरेशन होने लगता है, ये लेस एक्टिव हो जाती है, जबकि ये बच्चों में मोस्ट एक्टिव रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं, तो इंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पैंक्रियास, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हार्मोन के साथ साथ जो है एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन 2 हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। जो इंसुलिन है ये बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और जो आपका ग्लूकागॉन है हार्मोन्स, ये आपका डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं। रक्तचाप, पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर या फिर लेटरल प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये कितना होता है हमारा? 120 mHg, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये 80 होता है, ठीक है, 80 mHg। और इसी को हम पल्स प्रेशर को ही क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर को हम स्फैग्नोमीटर से मेजर करते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है। स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेसल, रेटिकुलर परत एपिडर्मिस की। तो आप यहाँ मैच करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स को। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है ये क्या है? परागमन कोशिकाओं जिसमें केराटिन हो। एंड जो स्ट्रेटम कॉर्निया है ये एक तरीके की डेड सेल्स की लेयर है। और जो स्ट्रेटम बेसल है आपका, स्ट्रेटम बेसल ये त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिकाएं डिवाइड करती हैं, विभाजन होता है। और रेटिकुलर परत डर्मिस जो है ये आपका 2 के साथ त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र हैं। तो आप मैच कर लेंगे यहाँ पर ए के साथ 4, B 3rd एंड C 1 एंड D 2। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह है सिनगुरिन, BOAA, दवा जनित या फिर इर्गॉट। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिनगुरिन जो है ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है?
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो विटामिन ई को हम रेटिनॉल कहते हैं, है ना। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं एंड विटामिन B12 को हम कोबालासाइनोमीन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट आयन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। जो ह्यूमन मिल्क है इसमें प्रोटीन कितने % प्रेजेंट होती है? तो 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, चमड़े के नीचे, अंतःशिरा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो एपिडर्मिस के नीचे इसको लगाया जाता है, सब क्यूटेनियस लेयर में, है ना। जो आपकी क्यूटेनियस लेयर है वहाँ पर इसे इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरत है। शारीरिक जरूरत, बचाव और सुरक्षा, या फिर लगाव एवं स्नेह, या फिर आत्म यथार्थीकरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। पोटेशियम की अधिकता, सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता, या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम की डिफिशियंसी को चेक करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? 15 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, या फिर 19 एंगल, या फिर 90 एंगल। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? मीट, दालें और सिम, फल, या फिर अंडा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक HDI वाले देशों को वर्गित किया जाता है। विकासशील, विकसित, सबसे कम विकसित, या फिर अविकसित। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है आपको। एक साइड आपकी विटामिन्स दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं, नियासिन विटामिन B1 को कहते हैं, नहीं विटामिन B3 को, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को, है ना। तो अगर रेटिनॉल की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है? दैट इज़ क्रेटोमलेशिया। एंड टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या होगा? मसल्स, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, है ना। जो विटामिन ई है इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो ये मसल्स और स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नियासिन विटामिन B3 की बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। और अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, विटामिन सी, तो कई जगह रक्त निकलने की प्रक्रिया, तो ये इससे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका क्वेश्चन कथन और कारण से है ना, रीजन और असर्शन से। तो असर्शन क्या है, पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। रीजन है, लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास ये दोनों ही तथ्य जो हैं ये सही हैं, लेकिन जो आर है ये ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क भारी काम करने वाली गर्भवती महिला की अनुशंसित प्रतिदिन की ऊर्जा होती है 3200 किलो कैलोरी, 2900 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, या फिर 2100 किलो कैलोरी। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2900 किलो कैलोरी होती है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंक्टर आयोडीन, साबुन एवं पानी, क्लोरहेक्सिडीन। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी साबुन एवं पानी से उस घाव को उतनी देर तक धोना चाहिए जब तक कि वहाँ से ब्लड निकलना बंद नहीं हो जाए। तो इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक धुलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी दौरे से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे। आसपास जो भी चोट पहुंचाने वाली वस्तु है उसे दूर करेंगे, कपड़े का गोला बनाकर पीड़ित के दांतों के बीच रखेंगे, व्यक्ति को पकड़कर रखेंगे जिससे वह हिल नहीं सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईसोफेगोस्कोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया है। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। चैतन्य का स्तर, टीपी और बीपी का चेक करना चाहिए, यूरिन प्रोडक्शन यानी कि मूत्र उत्पादन, या फिर गैंग रिफ्लेक्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टीपी एंड बीपी को चेक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोन की बीमारी के लिए एक रोगी के लिए चिकित्सा सर्जिकल नर्स आहार की सलाह देती है। फाइबर में उच्च और प्रोटीन एवं कैलोरी में कम, पोटेशियम में उच्च, फाइबर में कम और प्रोटीन एवं कैलोरी में उच्च, या फिर पोटेशियम में कम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइबर में कम और प्रोटीन एवं कैलोरी में उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फीन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए। एंजाइना, श्वसनी दमा, अग्न्याशय कोप, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्वसनी दमा है ना, जिन्हें अस्थमा की डिजीज़ हो उन्हें हमें मार्फीन नहीं देनी चाहिए। मार्फीन को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो मार्फीन को हम धतूरा से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। पेन, डिप्रेशन, कैंसर, मोटापा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैंसर। अगला प्रश्न है, हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय
महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है? द्रव प्रतिबंध, आइसोटोनिक, सेलाइन प्रदान करें, या फिर चिकित्सक द्वारा आदेश के अनुसार पोटेशियम देना, या फिर एनजी फीड प्रदान करें। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक सेलाइन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है? पूर्वकालिक अवधि, इंट्रानेटल अवधि, प्रसव उपरांत अवधि, या फिर स्तनपान। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेटल पीरियड जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस पीरियड होता है ना, HIV इन्फेक्शन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफ्लेक्टिक शॉक का माध्यम है? जो एनाफ्लेक्टिक शॉक देते हैं ये किसका माध्यम है? हिस्टामाइन, साइटोकिन्स, डोपामाइन, या फिर एड्रोनिल, या फिर एड्रेनलिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामाइन का। ठीक है, जो हिस्टामाइन है इसका ये मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? EEG, ECG, CT स्कैन, या फिर लंबर पंचर। तो न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन से रिलेटेड तो फिर हम ECG नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, ये कैसा है? हार्ट से रिलेटेड है। अगर हार्ट में कोई डिस्फंक्शन है तो उसके लिए करते हैं। क्लियर? तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए है ना, 120। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस 50 है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। आपने देखा कि आपकी नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आप पेशेंट की केयर किस तरीके से करेंगे, आप कौन सा इंजेक्शन किस एंगल पर लगाएंगे, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन करना है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको एक आइडिया लग पा रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में और क्या लेवल रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे ज़्यादा आपको अपना जो भी आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है उन सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अच्छे से पढ़ना है आपको। फिजिक्स से मैथ के भी क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से हैं, तो इन सभी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज़्यादा आपको अपने बायोलॉजी पोर्शन पर और जो आपके नर्स स्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस से, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।